हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है नवीन सर के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए जो भी जीएस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सर, तो उसका हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं और अब तक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 6 तक जो है रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आखिर में वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आपको ये रिवीजन क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में कि योग जो है यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया था, जिसका राइट आंसर 2016 हो जाएगा। पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है? शशि थरूर। दूसरी भारतीय महिला भारत की भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो अरुणा आशफ अली। वहीं प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावकों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। 20 जो होती है उनके प्रस्तावकों की संख्या होती है। वही राष्ट्रपति के प्रस्तावकों की संख्या 50 होती है। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामकृष्णैया जो थे वो नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं दोस्तों पहले नंबर प्रश्न की। ये प्रश्न दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मकरविलक्कू त्योहार या उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू त्योहार जो है उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य के अन्य उत्सव भी देख लेते हैं। मकरविलक्कू त्योहार जो है वो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। वहीं केरल का एक नए वर्ष नव वर्ष पर मनाया जाने वाला त्योहार है विशु। ओणम जो है वो 10 दिनों का मनाया जाने वाला त्योहार है केरल का। वही अरट्टू केरल का त्योहार है जिसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। निशागंधी और पेनकुनी ये केरल से रिलेटेड उत्सव हैं। वही दोस्तों मकरविलक्कू की बात करें कि ये 7 दिन तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो मलयाराया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। भगवान अयप्पन के लिए मनाया जाता है ये सबरीमाला मंदिर में ये जो है मकरविलक्कू त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाउ आई बिकेम ए हिंदू। हाउ आई बिकेम ए हिंदू की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सीताराम गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं किरण बेदी की कुछ अन्य पुस्तकें हैं। फेयरलेस गवर्नेंस, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये जो है किरण बेदी की पुस्तकें हैं। वहीं दोस्तों परमहंस योगानंद की गॉड टॉक्स विद अर्जुना, गॉड टॉक्स विद अर्जुना योगानंद की परमहंस योगानंद की ये पुस्तक है। वहीं दोस्तों अन्य पुस्तकों की बात करें द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ब्रेव हियर्ट ऑफ भारत विक्रम संवत और मैकमोहन लाइन जे जे सिंह की बुक है। वही दोस्तों और बात करें हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर शहर को जोड़ता है। बात करें अगर राज्य कौन से हैं तो असम और गुजरात राज्य को जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भारत में कुछ इस तरह से है और नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें दोस्तों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। और जो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर अगर काटते हैं तो यहाँ पर क्या है झांसी, तो ये एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल पर्सनलाइटीज हैज होनर ऑफ बीइंग ए डबल मेडलिस्ट इन ओलंपिक? यानी कि कर्ण मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु जिन्होंने डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त किया ओलंपिक में। 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं दोस्तों बात करें साइना नेहवाल की, ये बैडमिंटन में पहली बार इन्होंने 2012 में मेडल जीता था। बात करें अगले प्रश्न की। पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलन शैली का प्रयोग किया जाता है? इसमें होता है डेड लिफ्टिंग, दूसरा होता है स्क्वैट और तीसरा होता है बेंच प्रेस। ये 3 तरह की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिक ओलंपिक में ये 2 तरह की स्नेच और क्लीन एंड जर्क और स्नेच, ये 2 तरह की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। और आधुनिक ओलंपिक में ये 5 कैटेगरी में जो है फाइट किया जाता है। मेल में है 61 किलोग्राम की कैटेगरी, 73 किलोग्राम की कैटेगरी, 89 किलोग्राम की कैटेगरी, 102 और 102 प्लस, ये 5 तरह की कैटेगरी में। फीमेल में 49, 59, 71, 81 और 81 प्लस ये कैटेगरी हैं। वही दोस्तों बात करें कि मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, तो मीराबाई चानू जो है 49 की कैटेगरी में जो है फाइट करती हैं। वही दोस्तों बात करें कि अगले प्रश्न की बात करें। द 40 मिनट्स सागा बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्बम है, ये किसके द्वारा रचित एल्बम है? तो अली अकबर खान जो कि सरोद सम्राट हैं, मतलब सरोद वादक हैं और मेहर घराने से संबंधित हैं।
तो इनकी एल्बम है द 40 मिनट्स रागा। भाई बात करें दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी संबंधित हैं, बांसुरी वादक हैं। ब्रेथ ऑफ गोल्ड इनकी एल्बम है, ब्रेथ ऑफ गोल्ड। भाई दोस्तों बात करें अमजद अली खान सरोज सम्राट, मास्टर ऑन मास्टर्स इनकी एल्बम है। हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, इन दोनों लोगों की कंबाइंड एल्बम कौन सी, कॉल ऑफ द वैली। भाई दोस्तों अगर अकेले में बात करें शिव कुमार शर्मा की, जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग, तो ये जो है शिव कुमार शर्मा की एल्बम है। रागमाला, माई म्यूजिक, ये दोनों एल्बम किसकी हैं, माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं। ए लाइफ इन म्यूजिक जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, इनकी एल्बम है। भाई दोस्तों शबरंग की बात करें वो गुलाम अली खान की एल्बम है। भाई अगले प्रश्न की बात करें, विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में भी जाना जाता है, इसे SDR को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इसकी बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड के रूप में भी SDR को जाना जाता है। पेपर गोल्ड क्या है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF की मुद्रा है। क्या, पेपर गोल्ड, जिसे विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं, SDR भी कहते हैं। SDR विशेष आहरण अधिकार की शुरुआत 1969 में होती है, जिसमें 5 करेंसी शामिल है IMF में, डॉलर, येन, रेमिनवी, यूरो और पाउंड, ये 5 तरह की जो है करेंसी शामिल है। वही बात करें रेमिनवी जो 2016 में जुड़ी थी। अगले बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि बिम्स्टेक की जो है स्थापना होती है 6 जून 1997 में बैंकॉक में घोषणा होती है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। सदस्य देश वर्तमान में 7 हैं, लेकिन प्रारंभ में 4 थे। वर्तमान में महासचिव इंदिरामणि पांडे हैं। तो दोस्तों जब इसका स्थापना की गई थी तो उसमें 4 देश थे इसके सदस्य, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, लेकिन अब 3 देश बढ़ गए हैं, जिसमें 7 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। वही बात करें बी फॉर भूटान और बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया और यम फॉर म्यांमार, यम में ही छुपा रहता है यन, तो यम फॉर नेपाल, यम फॉर म्यांमार और टी फॉर थाईलैंड और यस फॉर श्रीलंका। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इस तरह से लगभग 7 देश जो हैं, टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया था, तो परिसीमन आयोग जो है ये 1952 के एक्ट के तहत 1952 में गठित किया गया, 4 बार लगभग, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 1962 के एक्ट से तहत 1963 में, 1972 के एक्ट के तहत परिसीमन आयोग 1973 में गठित किया गया, 2002 के एक्ट के तहत 2002 में जो है यहाँ पर गठित किया गया। वहीं आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है कि शुरू में जो 1952 और शुरू लास्ट में 2002, इनमें चेंज नहीं होगा, इनमें उसी दिन उसी साल के एक्ट के तहत 1952 के एक्ट के तहत, 2002 में 2002 के एक्ट के तहत, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। परिसीमन आयोग का आर्टिकल नंबर 82 से संबंध है। परिसीमन और अगला परिसीमन कब होना है, तो 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्य चुनता है, कौन राज्यसभा सदस्य चुनता है, तो विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता क्या राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, बिल्कुल गलत। सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता, ये भी गलत है। लोकसभा के सदस्य, ये भी गलत है। सही क्या है कि विधानसभाओं के सदस्य यानी कि विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। वही दोस्तों बात करें कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। स्थायी सदन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, इसे कभी भी डिसॉल्व यानी कि भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। वहीं इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो 250 होते हैं राज्यसभा में, वर्तमान में 245 हैं। और स्टेट से कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, 229। यूटी से 4 सदस्य होते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अब 2 को जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, लोकसभा में लोगों के द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो लोकसभा यानी कि निम्न सदन, तो 543 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भाई मैक्सिमम इनकी संख्या कितनी, 552 लोगों को यहाँ पर चुन सकते हैं। स्टेट से 530 लोगों को चुना जाता है, यूटी से 20 लोगों को, और SC ST की कितनी सीटें आरक्षित हैं, SC की 84 और ST की 47, इस तरह से लगभग SC ST की 131 सीटें आरक्षित हैं। वही दोस्तों बात करें कि इसमें लोकसभा को निम्न सदन यानी कि निचला सदन भी कहा जाता है, लोकसभा और विधानसभा इन दोनों को निचला सदन कहा जाता है।
वहीं दोनों के सदस्यों की आयु कितनी होती है सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। और FPPS यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के द्वारा जो है यहाँ पर लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। वहीं पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952। ये 17 अप्रैल 1952 डाटा आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। पहला सत्र पहला सत्र कब लगा था? तो 13 मई 1952 को। 17 अप्रैल के बाद 13 मई 1952 को पहला सत्र लगता है लोकसभा का। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि सत्र के दौरान संसद से शुरू होती है। तो संसद जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होती है। प्रश्नकाल का घंटे का समय होता है, यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है। और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल चलता है। शून्यकाल 12 से 1 चलता है। फिर 12 से 1 के बाद 1 बजे से 2 बजे तक लंच रहता है। और 2 बजे से 6 बजे तक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें कि संसद के सत्र किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 85 में है। वही दोस्तों बात करें कि बजट, 3 तरह से बजट पेश किए जाते हैं। 3 तरह से ये बजट सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई में चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने तक ये चलता है। वही दोस्तों मानसून सत्र की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने चलता है। 4 महीने, फिर 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने, और फिर नवंबर दिसंबर लगभग 2 महीने ये चलता है। कौन सा? शीतकालीन सत्र। नवंबर दिसंबर सबसे कम समय तक चलने वाला सत्र है। कम से कम जो है 1 साल में 2 सत्रों का आयोजन गठित किया जाता है। और इनमें लगभग गैप कितने का मैक्सिमम रहता है? 6 महीने का। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? 123 आर्टिकल के तहत। और सत्र अवसान जो है कितने दिनों का मैक्सिमम रह सकता है? 6 महीने, 6 वीक का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की हम। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस कुलीन राजपूत को 7,000 का मनसब दिया गया था? तो 7,000 का मनसब किस राजा को दिया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह को जो है 7,000 का मनसब बनाया गया था। कुल हिंदू मनसबदार उसमें कितने थे? 33% औरंगजेब के शासनकाल में। और सूबे कितने थे? 20 सूबे थे। औरंगजेब का शासनकाल जो कितना से कितना तक रहा? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा था। औरंगजेब को बेड़ा बादक भी कहा जाता है। माता के नाम इसका मुमताज महल है। पत्नी इसकी थी दिलरास बानो बेगम। रबिया उर दुर्रानी की उपाधि इसने दी थी। भाई दोस्तों बात करें दक्षिण का ताजमहल, रबिया उद दुर्रानी की याद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, दक्षिण का ताजमहल जिसे कहा जाता है। और दक्षिण के इस ताजमहल को आजम शाह ने और अतुल्ला ने डिजाइन किया था। अतुल्ला ने इसका डिजाइन किया था। भाई दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण नहीं है? जिसका राइट आंसर मोती मस्जिद दिल्ली की हो जाएगी। ताजमहल आगरा में है तो ये राइट आंसर नहीं होगा। जामा मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में। तो औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है मोती मस्जिद दिल्ली। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया लाहौर में, और बैतुल पुस्तकालय का निर्माण करवाया। भाई जजिया कर की शुरुआत इसने 1679 में की थी। और 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे उनकी हत्या करवाई औरंगजेब ने। 1687 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 1670 में असम पर विजय प्राप्त की। और 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने शाहीवात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये जहानारा जो कि इसकी बड़ी बहन थी, जहानारा ने ही चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 16, 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही 4 राज्य जो थे वो स्वतंत्र हुए थे, हैदराबाद, अवध, बंगाल और मथुरा। तो हैदराबाद में शासन किसका था? आशरफ जहाँ का। अवध में शासन शहादत खां, और बंगाल में मुर्शीद कुली खान शासन किया करता था। और मथुरा में बदन सिंह यहाँ पर शासन करते थे। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, और सैयद बंधुओं की जो कि किंग मेकर थे मुगलों को जब चाहा गद्दी से उतार कर दूसरे को राजा बनाते थे, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो यह हत्या करवाई थी मोहम्मद शाह रंगीला। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहें तो उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? चांदनी चौक से पालम तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। और उनकी बात करें कि 1857 की क्रांति में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया जाता है और कैद करके रंगून में भेज दिया जाता है। ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिनको कैद होने के बाद रंगून में ही 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका शासनकाल 1837 से 57 तक रहा। 57 की क्रांति के बाद इन्हें कैद कर लिया जाता है और 62 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जफर जो थे वो कवि एक थे,
जो शायर थे, जो मिर्ज़ा गालिब के नाम से शायरी लिखा करते थे, जफ़र। वहीं बात करें दोस्तों पश्चिम घाट के बारे में, निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए कि पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो यह बात सही है। अगला है महेंद्रगिरी पर्वत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि केरल में 2695 मीटर है। पश्चिम घाट जो है वो पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, पश्चिम घाट जो है वो पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, तो ये राइट आंसर नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो प्रश्न नंबर 1 और सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें कि पश्चिम घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में है। पश्चिम घाट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2012 में, जिसका अन्य नाम सह्याद्री है। वही दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिम घाट का हिस्सा जो है महादेव पहाड़ियाँ नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये पश्चिम घाट का हिस्सा हैं। इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में पश्चिम घाट का हिस्सा हैं। अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ ये भी केरल में है और पश्चिम घाट का हिस्सा है। ये दोस्तों बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अगर ऑप्शन में दोस्तों जिंदगढ़ा होता तो ये वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है, 1690 मीटर जिसकी ऊंचाई है, आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी की 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। वह दोस्तों बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। वही सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस यूटी का है? लद्दाख का 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा क्षेत्रफल किस यूटी का है? लक्षद्वीप का 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। वही दोस्तों राज्यों में राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। वही सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में, और तीसरा जो है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य गोवा जो 3,702 वर्ग किलोमीटर है। वही दोस्तों बात करें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI यानी कि द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी किस शहर में इसका जो है मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। 2001 से इसका कार्यालय हैदराबाद रखा गया, वित्त मंत्रालय के अधीन है। IRDAI की स्थापना जो है 1999 में होती है। LIC यानी कि जीवन बीमा नियम, जिसकी स्थापना 1956 में 1956 के एक्ट के तहत होती है। तो दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा जिसका पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूर्ण रूप है, जिसे हिंदी में कहेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है सृजन अधिनियम दिया गया है जिस वजह से ये गलत है। ये गारंटी अधिनियम होना चाहिए, यानी कि गारंटी अधिनियम। दोस्तों बात करें मनरेगा, मनरेगा के तहत जो है रोजगार 100 दिनों का दिया जाता है। नरेगा की घोषणा 2005 में 22 मार्च 2005 में होती है। वहीं इसकी मनरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 में होती है। वही दोस्तों बात करें कि इसका मनरेगा नाम कब पड़ा, तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम ये पड़ा। नरेगा का प्रस्ताव PV नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया था और उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई थी। वही दोस्तों बात करें कि जंक ईमेल को क्या नाम से जाना जाता है, तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। और अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है हमारा आज का गृह कार्य। गृह कार्य में क्या पूछा गया था? 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1989 में टिम बर्नर्स ली ने इसका 1989 में आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये तो कुछ प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के। अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिल सके आगे के प्रैक्टिस सेट को लाने में, आपका रिवीजन कराने में। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।